सो हेलो गाइस, आरबी एनटीपीसी की दोनों सब्जेक्टों के पेपर पूरे हो चुके हैं। तो चलिए हम लोग आज 7 मार्च के दोनों सब्जेक्टों के पेपर का एनालिसिस कर लेते हैं। आज देख लेते हैं आज किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। और क्वेश्चन रोज ही रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मैंने प्लेलिस्ट पर पूरी वीडियो लाइन से डाली हुई हैं। तो आप चाहें तो वहां पर जाकर रोज की वीडियो जिस दिन की भी चाहें आप उस दिन की देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज के सब्जेक्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं कि आज के सब्जेक्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। और यदि आप वीडियो में नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है। उसमें पूछा गया है कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो आप सब जानते ही होंगे क्योंकि बहुत बार पेपरों में पूछा जा चुका है कि अकबर का मकबरा कहाँ है, आगरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था किस योजना में 100 दिन का रोजगार मिलता है। और ये क्वेश्चन 5 से 6 बार इस एनटीपीसी के द्वारा पूछा जा चुका है। अभी 2-3 दिन पहले ही पूछा गया था, तो ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो मैंने बताया कि आपको कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड हो रहे हैं, इसलिए आप पुराने पेपर, यदि आपका पेपर आ गया है तो आप लोग पुराना पेपर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है मनरेगा स्कीम के तहत 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। कितने दिन का दिया जाता है? 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। और इतिहास का काला बजट किसे कहा जाता है? तो आप इतिहास का जो काला बजट है वो 1973 से जो 74 का बजट था, उस बजट को इतिहास का काला बजट कहा जाता है। ठीक है, आदित्य एल1 जो है, जो कि सन मिशन के लिए एक इस्तेमाल किया जा रही मिसाइल है, तो उसमें एल1 का मतलब क्या है? तो इसका एल1 का जो मतलब है, उसका मतलब है लिंगराजन पॉइंट 1। ठीक है, और अगला जो क्वेश्चन पूछा है 2019 का पूछ लिया है कि 2019 में 100 मतलब 100वां टी20 खेलने वाले प्लेयर कौन बने हैं। तो 2019 में रोहित शर्मा जो है अपना 100वां टी20 खेलने वाले प्लेयर बन चुके हैं। तो हमारे भारत की जो टीम के रोहित शर्मा है वो उन्होंने अपना 100वां टी20 इस बार 2019 में खेला है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था छोटी आंत के अंदर काफी मात्रा में उपस्थित छोटी अंगुली नुमा आकृति होती है, उन आकृतियों को क्या कहते हैं? तो उन आकृतियों को क्या कहते हैं? विली। ठीक है, विली कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फ्रैंकलिन से कि फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट जो है प्रेसिडेंट है कहाँ के। तो आपको बताना था कि फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट जो है ये कहाँ के प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो कम मतलब कहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो ये जो है अमेरिका, यूएसए के, यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया के, अमेरिका के ये प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो यूएसए के है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था तंजौर कला किससे संबंधित है। तो तंजौर कला जो है ये चोल से संबंधित है। जैसे संबंधित है, चोल राजा जो थे वो तंजौर कला में मतलब पसंद करते थे, इसलिए तंजौर कला जो है वो चोल राजाओं से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑपरेटर के बिना मतलब ऑपरेटर की इच्छा ना हो, उसकी इच्छा के बिना कोई मॉलवेयर यदि कंप्यूटर में आ जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं। तो ये एक स्पाईवेयर वायरस था जो कि कम ऑपरेटर की इच्छा के बिना उसमें प्रवेश कर रहा था। तो स्पाईवेयर इसका आंसर हो जाना चाहिए था, या फिर वायरस हो सकता है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते थे। और मुद्रास्फीति में सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीपीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई का फुल फॉर्म होता है मुद्रास्फीति में। कांगू नदी पर कौन सी 4000 ml की पावर प्लांट बनाई गई है? तो आप लोग जो 4 मेगावाट की जो पावर प्लांट है वो कांगू नदी पर इंगा हाइड्रो पावर प्लांट बनाया गया है। ठीक है, तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? इंगा हाइड्रो पावर प्लांट, जो कि 4000 मेगावाट की पावर प्लांट बनाई गई है। GHGS का फुल फॉर्म क्या है? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। फुल फॉर्म से रोज 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और मैक्सिमम जो फुल फॉर्म है वो कंप्यूटर समझ आ रहे हैं। तो GHGS का फुल फॉर्म हो जाएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, या ग्रीन हाउस गैसेस, क्योंकि GHG है तो ग्रीन हाउस गैसेस हो जाएगा। और NSPD का कब स्थापित हुई थी? तो NSFD कब स्थापित हुई थी? तो NSFD की बात की जाए तो ये 1924 में स्थापित हुई थी। कब हुई थी? 1924 में स्थापित हो गई थी। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था किस देश में प्राकृतिक गर्म जल प्रपात है। तो प्राकृतिक प्रकृति के द्वारा गर्म जल प्रपात कौन से देश में है? तो ये है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता।
और भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करता है। ये क्वेश्चन पहले भी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है और फिर पूछ लिया है, और लेकिन ये पहले सेम नहीं पूछा गया था, इनको घुमा फिरा के पूछ रहे हैं। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको डायरेक्ट वही क्वेश्चन रख रहे हैं, उसको घुमा रहे हैं। जैसे मनरेगा है, पहले डायरेक्ट पूछा गया था मनरेगा में कितने दिनों का रोजगार मिलता है, तो उसका आंसर था 100। अब पूछ लिया है कि 100 दिन का रोजगार कौन सी स्कीम में मिलता है, तो इसका आंसर है मनरेगा। घुमा रहे हैं क्वेश्चन को। ऐसे ही पहले पाक जल संधि के द्वारा पूछ लिया गया था कि पाक जल संधि किस किस देश को जोड़ते हैं। अब पूछ लिया है भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका से कौन अलग करता है, तो तमिलनाडु से श्रीलंका को पाक जल संधि अलग करता है। और पहले क्वेश्चन पूछ लिया था भारत और श्रीलंका को कौन सी जो जल संधि जोड़ती है, तो इसका आंसर पाक जल संधि थी। तो इस प्रकार से कई क्वेश्चन बन सकते हैं जो क्वेश्चन रेलवे बना रही है, लेकिन उन्हीं क्वेश्चन को रिपीट कर रही है। तो यदि आप पुराने पेपर देखे हुए हैं और यदि आपका पेपर है तो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि पुराने पेपर जिसने देखे हैं उससे कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो बनते जा रहे हैं। ठीक है। आकाश मिसाइल किस प्रणाली पर कार्य करती है, तो आकाश जो मिसाइल है ये एक गाइडेड मिसाइल है, गाइडेड का काम करती है, और सरफेस टू एयर इसका काम है। ठीक है, तो सरफेस टू एयर ये जाती है और एक प्रकार की गाइडेड मिसाइल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आईबीएम का फुल फॉर्म। मैंने कहा ना था ना कि फुल फॉर्म 2 से 3 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं फुल फॉर्म के। तो आईबीएम का फुल फॉर्म पूछ लिया है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो इसमें भले कंप्यूटर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, बाकी कंप्यूटर से ज़्यादातर अभी तक आते रहे हैं। अब भले थोड़े अलग पूछ रहे हैं फुल फॉर्म, तो आप लोग देख लीजिएगा आईबीएम का क्या आंसर है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और आईएमएफ का गठन कब हुआ है, तो आईएमएफ का गठन किस समझौते में हुआ है। अभी पहले पूछा जाता कब कब हुआ था, अब पूछ लिया गया है किस समझौते में हुआ है। तो ये जिसने आईएमएफ पढ़ा होगा उसे बन गया होगा कि ये ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत हुआ था। और मैंने तब भी आपसे कहा था इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आईएमएफ हो गया, यूएन हो गया, इस टाइप के जितने भी ये ऑर्गेनाइजेशन है ये सभी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच तरल पदार्थ कौन सा रहता है, तो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच की बात की जाए तो इनके बीच में साइटोप्लाज्म नामक तरल पदार्थ पाया जाता है। ठीक है। और मौलिक अधिकार से मैंने क्वेश्चन पूछा गया था कि मौलिक अधिकार में किस उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, तो इसका प्रावधान जो किया गया है वो 6 से 14 वर्ष के, कितने, 6 से लेके 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ऐसा प्रावधान सरकार के द्वारा किया गया है। दांडी यात्रा की दूरी कितनी थी, जो गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी उस दांडी यात्रा की जो टोटल दूरी थी वो दूरी कितनी थी, तो ये दूरी थी 241 मील्स, या फिर कह सकते हैं 386 किलोमीटर। तो ये 386 किलोमीटर नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी मार्च की थी, जिसमें दांडी यात्रा के तहत ये 386 किलोमीटर चले हुए थे। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि वित्त लोग सेकंड शिफ्ट के हैं। ठीक है, सेकंड शिफ्ट के हम लोगों का पहला क्वेश्चन क्या है, वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है, तो वित्त आयोग जो है ये 280वें अनुच्छेद में है। कौन से अनुच्छेद में है, 280वें अनुच्छेद में है। 2012 का ओलंपिक जो है वो कहाँ पर हुआ था, तो 2012 का ओलंपिक जो है वो लंदन में खेला गया था। और देवदास बुक के लेखक पूछ लिए गए हैं, तो देवदास बुक के जो लेखक थे वो थे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। और असम से समय डांस पूछ लिया गया था कि असम से ये कोई डांस पूछ लिया गया था, तो मैं आपको बता दूं कि कई लोग अच्छे कह रहे थे कि कौन सा डांस नहीं ऐसा पूछा था, कि कौन सा डांस है कुछ में ऐसा पूछा था। तो जो भी पूछा हो, असम की जो मेन डांस है वो है नट पूजा, बिहू और रोंगाली, जिसमें से सबसे प्रमुख जो है वो बिहू नृत्य है। तो बिहू नृत्य सबसे फेमस है, ज़्यादा पूछा जाता है। बाकी बाकी नट पूजा और रोंगाली भी यही का फेमस नृत्य हैं। तो इनमें से जो भी यदि आया हो, यदि इनमें से कोई दिया गया होगा तो अपना सही आंसर रहेगा। और नासा का मंगल मिशन कितने साल के लिए भेजा गया था, तो ये इसका जो आपको आंसर है मेरे हिसाब से शायद 5 साल ऐसा कुछ है। बाकी यदि आपको पता हो तो आप इसका सही आंसर बताइएगा, बाकी क्योंकि मुझे ऑप्शन सही से नहीं मिले हैं। और हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो पूछ लिया गया था कि ये हुआ कब था, तो ये हुआ था 1576 में। कब हुआ था, 1576 में ये हुआ था। और किस किस के बीच में हुआ था, ये हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछा गया है एल्पस माउंटेन से, कि एल्पस माउंटेन पूछा गया था कि कौन से इसमें के अंदर कौन से देश हैं। तो अपन देख लेते हैं जी, मध्य यूरोप के अंतर्गत आता है। जो एल्पस माउंटेन है यह कहाँ आता है, मध्य यूरोप के अंदर आता है। तो वहाँ के देश जो हैं वो इसमें शामिल हैं। उसके अलावा कोई पूछा गया होगा तो वो इसमें शामिल नहीं होगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात की जाए तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को।
और काम की न्याय संगत और मनोवांछित दशाओं के बारे में जो अनुच्छेद है वो कौन से अनुच्छेद के बारे में इसमें इसकी चर्चा की गई है? काम की न्याय संगत और मनोवांछित दशाओं, तो इनके बारे में जो बात की गई है कौन से अनुच्छेद के बारे में की गई है? तो ये अनुच्छेद 42 में इसकी बात की गई है। सबसे स्वच्छ झील पूछ ली गई थी, तो सबसे स्वच्छ झील कौन सी है? चंद्रताल। कौन सी झील है? चंद्रताल। और ये उत्तराखंड में स्थित है। चंद्रताल सबसे स्वच्छ झील है, ठीक है, भारत की। और भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर जो है, बाघ हैं, बाघ मतलब टाइगर, तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, कौन से राज्य में पाए जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो एमपी अर्थात मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं। और ओडीएस का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था, जैसे कि बताया था मैंने, आप कंप्यूटर से आप पूछ जा रहे हैं तो कंप्यूटर से पूछ लिया है। तो इसका फुल फॉर्म था ऑपरेशनल डाटा स्टोर, ठीक है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटल में कौन सी गैस का पता लगाया गया है? तो आप जानते होंगे कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने अभी भी जो ऑर्गन गैस है उसका पता लगा लिया था वहाँ चंद्रमा में, ठीक है। एनआईसी द्वारा कौन सी बुक लाइब्रेरी हेतु मतलब ऐप जो है कौन सा ऐप अभी डाला गया है, कौन सा ऐप को लोगों तक पहुंचाया गया है? तो एनआईसी के द्वारा बुक लाइब्रेरी के लिए कौन सा ऐप बनाया गया है? ई ग्रंथालय। तो ई ग्रंथालय इसका सही आंसर हो जाएगा। और प्लांट हार्मोन से क्वेश्चन पूछ लिया गया था पेपर में। अगला जो क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था राज्यों और यूटी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश, यूनाइटेड टेरिटरीज, ठीक है। तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा सीटों का प्रतिनिधित्व जो होता है वो किस अनुसूची में होता है? तो ये होता है चौथी अनुसूची में। तो चौथी अनुसूची में इसके बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया था गौतम बुद्ध से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा था कि इनका जन्मस्थली जो जन्मस्थली है वो कहाँ पर है? तो इसका जो सही आंसर था जन्मस्थली से वो है लुम्बिनी। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। और भूटान से किस राज्य की सीमा नहीं लगती? क्वेश्चन में पूछा गया था कौन से राज्य की सीमा भूटान से नहीं लगती? तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से देशों की, कौन कौन से राज्यों की लगती है, और जो राज्यों की नहीं लगती होगी वो अपना सही आंसर हो जाएगा। तो मैं बता दूं कि सिक्किम राज्य की लगती है, पश्चिम बंगाल की लगती है, असम की लगती है और अरुणाचल प्रदेश की लगती है। तो इन 4 राज्यों की लगती है, कौन कौन से? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो इन 4 राज्यों की लगती है, बाकी की नहीं लगती है, ठीक है। 2020 का ध्यानचंद पुरस्कार जो है वो बताना था, तो कई लोगों को मिला हुआ है। अब इसमें से जो भी ऑप्शन पे डिपेंड करता है, जो भी ऑप्शन दिया रहा होगा वो अपना सही आंसर रहा होगा। तो कई लोगों को मिला है और उनमें से जो भी आंसर ऑप्शन दिया होगा वो अपना सही आंसर था। और तिरुमल राय को किस वंश का संस्थापक माना जाता है? तो अराविडू जो वंश है, तो अराविडू वंश के संस्थापक कौन है? तिरुमल राय। और नॉर्वे की सांसद को क्या कहते हैं? तो नॉर्वे की सांसद को कहते हैं स्टॉर्टिंग। क्या कहते हैं? स्टॉर्टिंग कहते हैं नॉर्वे की सांसद को। और रेलवे से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था, बाकी क्वेश्चन स्टूडेंट को अच्छे से याद नहीं था, बाकी इसने बताया था रेलवे से एक क्वेश्चन आया था। और बाकी तो ये सभी क्वेश्चन आए हुए थे। तो सेशन पसंद आया हो तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।